गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड के पाठ 1 मित्रता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि एक निबंध है जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मित्रता नामक निबंध जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पाठ में मित्रता से संबंधित कई बातों को बताया है, जिसमें साथ ही साथ ये भी बताया है कि मित्र चुनते समय किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। यह मित्रता एक औषधि के समान भी हो सकती है, मित्रता एक ज्वर के समान भी हो सकती है। यानी कि मित्रता को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने औषधि के समान माना है। औषधि मतलब दवा के समान माना है, और मित्रता को एक ज्वर के समान माना है। यानी कि ज्वर मतलब बुखार, यानी कि बीमारी। ज्वर से मतलब कि बीमारी। अगर हमारी मित्रता अच्छी नहीं होती है तो एक बीमारी से भी बढ़कर है, और अगर हमारी मित्रता अच्छी होती है तो वह एक दवा से भी बढ़कर होती है, या दवा के समान होती है। जैसे कि कहा गया है कि अगर संगति अच्छी होगी तो गुणों का विकास होगा, अगर संगति बुरी होगी तो हमारे गुणों का नाश होगा। तो इसी तरीके से इन्होंने इस पाठ में बहुत सारी मित्रता से संबंधित बातें बताई हैं, जो इस पाठ में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। इसमें लेखक कहते हैं कि जैसे ही हम बाहर जाते हैं या कभी घर से निकलते हैं तो सबसे पहले हम कहीं जाकर स्थापित होने या रहने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें कठिनाई मित्र चुनने में होती है, क्योंकि हम नए जगह पे गए होते हैं, नए शहर में गए होते हैं, इसलिए हमें वहाँ जान पहचान नहीं होती है, और जान पहचान बनाने में हमें बहुत बड़ी कठिनाई होती है। मित्र बनाने में हमें बहुत कठिनाई होती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब हम नए जगह में, नए समाज में, नए शहर में, नए नगर की स्थिति से परिचित नहीं होते, जहाँ हम अभी अभी पहुँचे हैं, यदि उसकी स्थिति बढ़ते जाते हैं अब यहाँ लेखक ये बात बता रहे हैं कि यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं, और वे थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यानी कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं
कि मिलनसार होते हैं और हंसमुख होते हैं, जो तुरंत अपनी मित्रता बना लेते हैं या लोगों में अपनी पहचान बना लेते हैं। मतलब कि एक प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो कि मिलनसार और हंसमुख होते हैं, जो लोगों में अपनी मित्रता या पहचान तुरंत बना लेते हैं। दूसरी तरफ इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम एकांत और निराली मन स्थिति वाले होते हैं, जो एकांत में रहना पसंद करते हैं और उनको मित्र मिलना थोड़ा कठिन होता है। यानी कि जो मित्र आसानी से नहीं बना पाते हैं, जो कि एकदम एकांत में रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा लोगों से मिलना जो पसंद नहीं करते, तो उनको थोड़ा मित्र बनाने में कठिनाइयों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। और जो लोग मिलनसार होते हैं उनकी पहचान धड़ाधड़ हो जाती है। थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। परिणत मतलब बदल जाता है, यानी कि जो थोड़े ही दिनों में नए लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। और हेल मेल मतलब आपसी मिलन, यानी कि घुलना मिलना, यानी कि घुल मिल जाते हैं और मेल मिलाप बढ़ जाता है, जो कि धीरे धीरे मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है, यानी कि वो मित्रता के रूप में बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। मित्रों की चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। अर्थात अब यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि अगर जिस प्रकार के मित्रों को हम चुनेंगे, जिस प्रकार के मित्रों को हम रखेंगे, अगर हमारे पास अच्छे और गुणी मित्र होंगे तो निश्चय ही वो गुण हमारे पास आ जाएंगे और हम भविष्य में सफलता के प्रति अग्रसर हो सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छे गुणों वाले मित्र मिलते हैं, अगर हमारी मित्रता अच्छे लोगों से होती है, तो ज़रूर उनके गुणों की उनके गुण हमारे जीवन पर ज़रूर असर करेंगे और हमारे अंदर भी उनके गुण आ जाएंगे और वो गुण हमारे भविष्य में सफलता के प्रति अग्रसित होंगे या आगे बढ़ सकते हैं। परंतु यदि हमारे पास अच्छे मित्र नहीं होते हैं, अच्छे मित्र नहीं मिलते हैं, तो निश्चित ही हमारी सफलता संदिग्ध हो जाएगी और निश्चित नहीं होगी। इसलिए हमें मित्रों का चुनाव करते समय हम उसके गुणों व अवगुणों का इसलिए हमें मित्रों का चुनाव करते समय उसके गुणों व अवगुणों का जान लेना चाहिए, तभी हम सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम अपने मित्रों के बारे में नहीं जानेंगे, उसके गुण अवगुण के बारे में नहीं जानेंगे, तो उनके गुणों अवगुणों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा और फिर वो हमारे लिए संदिग्ध हो जाएगा, हमारे सफलता में बाधक भी हो सकता है। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। अगर हम देखें तो जिस प्रकार के विचार व व्यवहार हमें मिलता है, तो हम
वो ग्रहण करते जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार के समाज और संगति में हमारा हेल मेल या आवागमन बढ़ता है, उस समाज का असर भी हमारे आचरण और व्यवहार पर पड़ता है। इसलिए हमें सोच समझकर भी कोई कदम उठाना चाहिए, उन लोगों से मिलना चाहिए जो हमारे आचरण पर बुरे प्रभाव न डालें, अच्छे प्रभाव डालें। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। यहाँ लेखक ये बात कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं, मतलब कि जब हम लोग थोड़ा युवा होते हैं, जवान होते हैं, और जब हम कुछ नए लोगों से मिलते हैं, नए समाज में प्रवेश करते हैं या नए लोगों के साथ कार्य व्यवहार अपना आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तब हमारा चित्त या मन कोमल होता है, अत्यंत मधुर होता है और उस समय हमारे अंदर के तरह ऐसी भावना होती है, हमारा चित्त इतना कोमल होता है कि हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित, अपरिमार्जित का मतलब होता है कि बिना शुद्ध किया हुआ, मतलब कि हमारा मन एकदम अत्यंत कोमल होता है जो कि किसी भी रूप में अपरिपक्व, मतलब कि वो अभी परिपक्वता नहीं होती है, जो कि एकदम अभी जो भली प्रकार से पका ना हो, कच्चा हो, यानी कि अपरिपक्वता रहती है। हम जैसे संस्कार, जैसे समाज में जाएंगे उसी प्रकार के समाज हम ग्रहण कर लेंगे, हमें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती है। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहें उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। लेखक कह रहे हैं कि उस समय हम एकदम कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं, यानी कि कच्ची मिट्टी होती है, उसको जैसा आकार हम देना चाहते हैं उस प्रकार का आकार उसको हम दे सकते हैं। उसी प्रकार जब हम समाज में प्रवेश करते हैं तो एकदम उस कच्ची मिट्टी के समान हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा व्यवहार एकदम कच्ची मिट्टी के समान होता है। जो जिस रूप का चाहे हमें उस रूप का बना ले, चाहे वह हमें राक्षस बना ले, चाहे वह हमें देवता बना ले। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अब यहाँ लेखक ये कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा हो सकता है, खतरा हो सकता है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प होते हैं। अधिक दृढ़ संकल्प मतलब कि उनकी इच्छा हमसे ज़्यादा होती है और वह अपना लाभ लेने के लिए अपनी सारी बातें हमसे मनवाते हैं और उनका हम विरोध भी नहीं कर पाते हैं। बिना विरोध के ही उनकी सारी बातें हमको माननी पड़ती है, भले ही उसमें हमारा नुकसान हो, लेकिन उसका हम विरोध नहीं कर पाते हैं। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा हो जाता है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि अब यहाँ दोनों तरह के लोगों से मित्रता करना लेखक मना कर रहे हैं कि एक जो बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं और जो बहुत नीचे के मतलब सोच के होते हैं, हर बात में हमारी ही बात को ऊपर रख करके वो आगे बढ़ते हैं और हमको ही अच्छा दिखाते हैं। उस स्थिति में हम
ये नहीं समझ पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि दोनों ही स्थिति में हमको सोच समझ करके ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। लेखक कह रहे हैं कि दोनों अवस्थाओं में जिस बात का डर रहता है कि कहाँ हमारा नुकसान होने वाला है, कहाँ हमारा फ़ायदा होने वाला है, इस बात का ज्ञान युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम होता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। यदि कह रहे हैं लेखक कि यदि विवेक से, यानी विवेक मतलब कि बुद्धि से काम लिया जाए तो यह भय यानी यह डर नहीं रहता। पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। जो युवा पुरुष होते हैं, जो कि एकदम अभी किशोरावस्था में होते हैं, ऐसे पुरुष विवेक से यानी बुद्धि से बहुत कम काम लेते हैं। वो अपने बुद्धि और विवेक का पूरा प्रयोग नहीं करते हैं, जो मन में आया सो कर लेते हैं, जिसका उनको बहुत बड़ी गलती होने के कारण बड़ी भरपाई करनी पड़ती है। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। या यहाँ अनुसंधान का मतलब है खोज करना। या लेखक कह रहे हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि जब लोग एक घोड़ा लेते हैं, एक पशु लेते हैं या कोई भी सामान का क्रय विक्रय करते हैं तो उसके गुण दोषों को कितना परख कर यानी कि जांच कर, यानी कि जो भी वो क्रय विक्रय करते हैं, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई पशु हो, जो भी खरीदते हैं तो उसका परख करके उसको कितना उसके गुण और दोषों को जान करके समझ करके उसको लेते हैं। पर किसी को अगर मित्र बनाते हैं तो उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। यानी कि नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से मित्रता बनाते हैं तो उसका बिना उसके गुण दोष को जाने हुए ही, उसका बिना खोज खबर किए हुए ही उससे मित्रता कर लेते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जब नए लोगों से मित्रता करते हैं युवा पुरुष तो बिना सोचे समझे ही वह उसमें सारी बातें अच्छी अच्छी मान करके और पूरा अपना विश्वास जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि किसी का चेहरा देख करके, किसी के बातचीत का ढंग देख करके और थोड़ी सी चतुराई या साहस देख करके, दो चार बातें लोग देख करके और उसे तुरंत चटपट यानी कि जल्दी ही उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यानी कि हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि मित्रता का उद्देश्य क्या है और जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। अब यहाँ लेखक ये बात बता रहे हैं कि हमें मित्रता करते समय इस बात का कोई ध्यान नहीं रहता कि मित्रता एक ऐसा साधन है जिससे हमारी आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम यानी कि आसान हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। लेखक कह रहे हैं कि एक प्राचीन विद्वान का मत है, उनके वचन है
कि विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे विश्वासपात्र मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि हमें एक खजाना मिल गया है। यानी कि मित्रता बहुत विश्वास की होती है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ मित्रता नहीं टिकती। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि जहाँ सच्ची और विश्वास वाली मित्रता अगर मिल जाए तो वह किसी खजाने से कम नहीं होती है, उसे खजाने से कहीं अधिक समझना चाहिए। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। लेखक कह रहे हैं विश्वासपात्र मित्र जो हैं वह जीवन की एक औषधि है। अगर विश्वासी मित्र मिल गया तो वो हमारे हर दुखों में काम आएगा, हर दुखों में, हर समय में वह हमारे एक औषधि के रूप में काम आएगा। यानी कि विश्वासी मित्र का तुलना यहाँ औषधि यानी कि दवा के रूप में की गई है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों यानी कि उत्तम विचारों में हमें दृढ़ करेंगे, हमें अच्छे मार्ग पे ले जाएंगे, हमें अच्छा मार्ग दिखाएंगे और हमारे अंदर के जो दोष हैं, जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं उसको निकालेंगे और गलती करने से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। यानी कि हमारे अंदर जो सत्य और पवित्रता की भावना है, मान मर्यादा की भावना है, उसको बढ़ाएंगे, उसको निखारेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। एक सच्ची मित्रता, एक विश्वास पात्र मित्र का यह गुण होता है कि जब वह उसका मित्र कुमार्ग पर पैर रखे यानी कुमार्ग पे चले, गलत काम को करे, तब वे हमें उस गलत काम करने से रोके, हमें सचेत करे। और जब हम हतोत्साहित होंगे यानी कि हम जब दुखी होंगे तब हमें वो हमारे दुखों में हमें सहायता करेंगे और हमें उत्साहित करेंगे, यानी हमें खुश करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। यानी कि इसका भाव यह हुआ कि जो अच्छे मित्र होते हैं वो हमें उत्तमता पूर्वक यानी कि अच्छे जीवन निर्वाह करने में हमें हर तरह से सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब यहाँ लेखक ये बात बता रहे हैं कि जो सच्ची मित्रता होती है उसमें उत्तम से उत्तम यानी कि बढ़िया से बढ़िया वैद्य जैसे गुण और उसमें जांच परख की क्षमता होती है। जो अच्छे मित्र होते हैं वो हमारे कमियों को तुरंत भांप लेते हैं और कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। और अच्छी से अच्छी माता जैसे धैर्य, जैसे माँ के पास बहुत बड़ा धैर्य होता है, माँ का हृदय बहुत धैर्यवान होता है, बहुत कोमल होता है, उसी प्रकार एक अच्छे मित्र भी बहुत धैर्यवान होते हैं, कोमल होते हैं और हर प्रकार से अपनी मित्र की सहायता करते हैं। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करने के लिए लेखक कह रहे हैं। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है
न उतनी खिन्नता। अब यहाँ लेखक ये बात कह रहे हैं कि छात्रावास, यानी कि छात्रावास का मतलब कि जो होते हैं हॉस्टल होते हैं जहाँ बच्चे रहते हैं, वहाँ तो मित्रता की धून रहती है। यानी कि जो छात्रावास होते हैं, जो बच्चों के रहने के हॉस्टल होते हैं, वहाँ मित्रता की धून सवार होती है। वहाँ एकदम दनादन मित्र लोग बनाते हैं, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती और न ही खिन्नता। यानी कि जो उसके पहले के जो मित्र होते हैं, उस जो मित्रता होती है उसमें उतनी उमंग यानी कि खुशी भी नहीं रहती है और उतना स्नेह यानी कि प्रेम भी नहीं रहता और उतनी खिन्नता भी नहीं रहती। खिन्नता मतलब कि उतना ईर्ष्या भी नहीं होती। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो बाल मैत्री यानी कि बचपन में जो मित्रता होती है वह क्या होती है, जो उसमें आनंद होता है, जो उसमें खुशी होती है और जो उसमें हृदय की बेधने वाली ईर्ष्या, यानी कि बचपन में तुरंत बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत खिन्न हो जाते हैं और तुरंत मान भी जाते हैं, वह और कहाँ है। मतलब उस प्रकार की मित्रता का आनंद और कहाँ मिलेगा। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उस समय कैसा अपार विश्वास होता है एक दूसरे पर, कैसे कैसे हृदय में उद्गार होते हैं, नई नई बातें, नई नई उमंगें निकलते हैं और वर्तमान कैसा आनंदमय, मतलब कि उस समय का जो समय होता है बचपन का कितना आनंदमय होता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। कितनी जल्दी बातें लगती और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। लेखक कह रहे हैं कि बचपन में कितने जल्दी मानना मनाने वाले, यानी कि तुरंत बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत दो मित्र होते हैं मनाने लगते हैं, रूठने लगते हैं। सहपाठी की मित्रता, इस युक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। यानी कि सहपाठी जो साथ में पढ़ने वाले मित्र होते हैं, उनकी मित्रता में कितना उथल पुथल होता है, कितना उथल पुथल का भाव भरा होता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्र से कई बातों में भिन्न होते हैं। किंतु लेखक कह रहे हैं कि किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ मतलब कि मजबूत और शांत और गंभीर होती है, ठीक उसी प्रकार युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों से भिन्न होते हैं। उसमें बहुत बाल्यावस्था के मित्र और युवावस्था के मित्रों में बहुत अंतर मिलता है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। लेखक यहाँ ये बात कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ उनके समझ से कि मित्र तो को चाहने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। कह रहे हैं कि मतलब कि हमारे जीवन में जो झंझट यानी कठिनाइयाँ आती हैं, उस मन में
कल्पित आदर्श से हमारा काम तो चलने वाला नहीं है। सुंदर मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें कुछ अधिक बातें चाहिए। जैसे कि लेखक कह रहे हैं कि मित्रता केवल सुंदर मनभावनी चाल ढंग रूप रंग और स्वच्छंद प्रकृति 2-4 बातें देखकर ही मित्रता कर ली जाती है, पर हमारे जीवन संग्राम में यानी कि जीवन के समय में जो साथ देने वाली जो मित्रता होती है उनमें कुछ अधिक बातें चाहिए होती हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिनके गुणों की तो प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। लेखक यहाँ ये कह रहे हैं कि मित्र केवल हम उसे ही नहीं कहते जिसकी हम केवल प्रशंसा करें और जिससे हम स्नेह ना करें, जिससे हम छोटे मोटे काम अपना निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर यानी कि पीठ पीछे उसकी हम बुराई या उससे हम द्वेष या घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, पर जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि हम मित्र हमारे ऐसे होने चाहिए जो हमारे पथ प्रदर्शक हों, जो हमको सही रास्ता दिखाए और पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, यानी कि सही रास्ता दिखाने वाले हमको मित्र होना चाहिए, जो हमें कुमार्ग पे न ले जा करके हमें वो सुमार्ग पे ले जाए, हमें अच्छा रास्ता दिखाए जो कि हमारे जीवन के लिए हितकर हो, पर जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। यहाँ लेखक ये भी कह रहे हैं कि मित्र हमारे ऐसे भी होने चाहिए कि जिस पर हम पूरा भरोसा कर सकें, पूरा विश्वास कर सकें और अपने भाई के समान उसे माने, भाई के समान जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। जैसे हम अपने भाई से स्नेह या प्यार करते हैं उसी प्रकार हम अपने मित्र से भी प्यार और स्नेह कर सकें और उस पर हम भरोसा कर सकें। मित्र हमारे ऐसे होना चाहिए जो हमारा पथ प्रदर्शक करे, हमें अच्छे मार्ग पे ले जाएं। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। लेखक यहाँ ये भी कह रहे हैं कि हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। यहाँ ये बातें कही जा रही है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति मतलब कि बराबर की भावना होनी चाहिए, ऊंच नीच की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति मतलब कि जो सुख दुख में बराबर की अनुभूति हो, उसमें कोई ऊंच नीच ना हो, समान अनुभूति हो। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, मतलब कि ऐसी भावना होनी चाहिए कि अगर किसी एक का नुकसान होता है तो दूसरा भी अपना नुकसान समझे और किसी एक का लाभ होता है तो दूसरा भी अपना लाभ समझे, उसमें कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हो। यहाँ लेखक ये बात बताना चाहते हैं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों, मतलब कि अलग अलग कार्य करने वाले भी मित्र हो सकते हैं, अलग अलग रुचि अलग अलग मन विचार के लोग भी मित्र बन सकते हैं। इस प्रकार
प्रकृति और आचरण की समानता भी इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। यहाँ लेखक यह बात बता रहे हैं कि प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या अवांछनीय नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार प्रकृति के आचरण व्यवहार करने वाले भी मित्र हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अलग अलग आचरण व्यवहार करने वाले लोग भी मित्र होते हैं और अच्छे मित्र होते हैं। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण आपके सामने मिलेंगे या हैं जो अलग अलग विचार के हैं, जो अलग अलग प्रकृति के हैं, अलग अलग प्रवृत्ति के हैं और उनकी भी मित्रता बहुत अच्छी रही है। जैसे यहाँ राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों में मित्रता खूब निभी। यहाँ राम लक्ष्मण कर्ण और दुर्योधन का उदाहरण के मित्रता के उदाहरण उनके संबंधों को उदाहरण के तौर पर यहाँ लेखक हमें यह बताना चाह रहे हैं कि राम जैसे धीर पुरुष और राम जैसे धीर और शांत प्रकृति के पुरुष, लक्ष्मण जैसे उग्र मतलब तेज उद्धत स्वभाव के पुरुष से इतनी अच्छी मित्रता थी और दोनों भाइयों में इतना अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, प्रेम था, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। ऐसे ही उदार और उच्चाशय, उदार मतलब खुले विचार का, उच्चाशय मतलब उच्च सोच वाला कर्ण जो है, और अत्यंत लोभी प्रवृत्ति के दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, मतलब दोनों में कोई समानता नहीं थी, फिर भी उन दोनों में मित्रता खूब निभी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छे मित्र जो होते हैं उनका विचार मिलता है, उनका आचरण व्यवहार मिलता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अलग अलग विचार, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग भी अच्छी मित्रता निभाते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ लेखक यह बात बता रहे हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों से ही मित्रता हो सकती है। समाज में तो बहुत सारे ऐसे मित्र देखने को मिलेंगे जो भिन्नता यानी कि अपने से अलग लोगों के, अपने से अलग विचार के लोगों को देख करके उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। यानी कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जो गुण, जो आचरण व्यवहार हमारे अंदर नहीं है और वो चाहते हैं कि दूसरे में वो ऐसा ही गुण और व्यवहार हो, ऐसे लोगों से ही मित्रता कर लेते हैं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। जैसे कि जो बहुत चिंताशील होते हैं वह सोचते हैं कि बहुत जो खुश मिजाज, खुश विचारधारे वाले, जो खुशी मन वाले हों, ऐसे मित्रों का, ऐसे लोगों का साथ ढूंढता है। जो निर्बल होता है वह बलवान लोगों का साथ ढूंढता है, बलवान लोगों से मित्रता करना चाहता है। और जो धीर होता है, धीर मतलब कि जो धैर्यवान होता है, वह उत्साही यानी कि उत्साह यानी कि खुश मिजाज लोगों से वह साथ ढूंढता है। जो वीर हो, उत्साह हो, उस प्रकार के, उस प्रवृत्ति के लोगों से मित्रता करना चाहता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए
चाणक्य का मुंह ताकता था। यहाँ एक और उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि उच्च आकांक्षा वाला, मतलब ऊंचा सोचने वाला, ऊंचा आकांक्षा रखने वाला, ऊंचा चाहने वाला, मतलब चंद्रगुप्त जो था वो युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता रहा। यानी कि इन दोनों में भी अलग अलग विचारधाराएं थी, लेकिन ये लोग भी आपस में मित्रता करने का कोशिश किए और उनके तरफ आकर्षित हुए। अब इसके बाद आपका इस जो मित्रता नामक निबंध के बारे में हम लोग कुछ पैराग्राफ पढ़े हैं, कुछ लाइनें पढ़ी हैं, उससे संबंधित कुछ कक्षा कार्य आपको दिए जा रहे हैं और उसका आपको उत्तर देना है। जैसे कि इसमें एक प्रश्न आपका बन जाएगा, जो लाइनें हमने पढ़ी हैं उसमें, कि मनुष्य का सामाजिक जीवन किस अवस्था में आरंभ होता है। ये आपका पहला प्रश्न है, इसका आपको उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है, मित्र बनाते समय हमें किसकी आवश्यकता होती है। ये दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों का आपका उत्तर है, मनुष्य का सामाजिक जीवन किशोरावस्था में आरंभ होता है, क्योंकि मनुष्य की चिंतन प्रवृत्ति उसी अवस्था में तीव्र होती है जिससे सबसे अधिक सतर्कता की जरूरत होती है। दूसरा उत्तर है, मित्र बनाते समय हमें सावधानी और समझदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जहाँ अच्छे मित्रों से हम में देवताओं जैसे गुण आते हैं, तो वहीं दुष्चित्र व दुष्ट व्यक्ति का साथ हमें दुर्गुण व राक्षसी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। ये आपका दो प्रश्न और दोनों का उत्तर, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है गृह कार्य। इस पैराग्राफ, इस गद्यांश से संबंधित आपको 2-4 लाइनें दी जा रही हैं गृह कार्य के रूप में, और उसको अंडरलाइन किया गया है, और उसमें जो प्रश्न इस गद्यांश से संबंधित आपका नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस गद्यांश को पढ़ करके, समझ करके 2 से 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, समझिए और उसका उत्तर अच्छे से लिखिए। और फिर इसमें का जो आगे का कुछ लाइनें बची है उसको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।